एपिसोड 4 की शुरुआत में सीएन नींद में ही लड़ता हुआ दिखाई देता है। वो बेतुकी बातें बुदबुदा रहा होता है, जैसे सपने में किसी से बहस कर रहा हो। उसके पास ही जेजे जाग रही होती है और किफर के बारे में सोचते हुए हल्की मुस्कान के साथ लेटी होती है। उनका रिश्ता आखिरकार शुरू हो चुका है और सिर्फ यही ख्याल उसे सच में खुश कर देता है। तभी जेजे को किफर का फोन आता है। दोनों ही उस रात सो नहीं पाए थे। किफर उससे कहता है कि वो उसके परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करना चाहता है। वो आधा मजाक में और आधा गंभीर होकर कहता है कि वो तो ये भी कह सकता है कि जेजे प्रेग्नेंट है ताकि उन्हें तुरंत शादी करनी पड़े। जेजे मना कर देती है। वो चीजों को धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहती है। किफर फोन पर मुस्कुराता है और कहता है आई लव यू टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। जेजे जवाब देने ही वाली होती है कि तभी सीएन अचानक जाग जाता है। वो तुरंत पूछता है कि वो किससे आई लव यू कह रही थी और क्या किफर को इसके बारे में पता है। जेजे किफर से बात कर रही थी, लेकिन वो ये बात सीएन को नहीं बताती। जल्दी ही दोनों के बीच मजाकिया नोक-झोंक शुरू हो जाती है। उनकी आवाज से बगल के कमरे में सो रहा आयरिस जाग जाता है। गुस्से में वो उन्हें डांटता है और सो जाने के लिए कहता है। आखिरकार सब शांत हो जाते हैं। अगली सुबह सीएन और जेजे स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन दोनों अब भी बहस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी रात ठीक से नींद नहीं ली थी। स्कूल पहुंचकर जेजे को एहसास होता है कि किफर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर बाद यूरी सबके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन जेजे बार बार दूर की तरफ देखती रहती है, अनजाने में किफर का इंतजार करती हुई। यूरी ये तुरंत समझ जाता है। वो उसके दिल की बात समझ लेता है और उसे बताता है कि किफर आज नहीं आएगा। पता चलता है कि किफर अपने पिता के साथ किसी गंभीर समस्या में फंसा हुआ है और उसे सुलझाने में लगा हुआ है। यूरी का दिल न दुखे इसलिए जेजे झूठ बोलती है और कहती है कि वो किफर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी, बस ऐसे ही इधर उधर देख रही थी। तभी सीएन लगभग सबको ये बताने वाला होता है कि पिछली रात जेजे किसी से आई लव यू कह रही थी, लेकिन जेजे समय रहते उसे डांटकर रोक देती है। सौभाग्य से उसी वक्त सीएन बाहर वही काली बिल्ली देख लेता है और दौड़कर कमरे से बाहर चला जाता है, जिससे बात अधूरी रह जाती है। जेजे नहीं चाहती थी कि ये बात यूरी के सामने आए। वो पहले ही किफर के साथ अपने रिश्ते को उससे छुपाने को लेकर दोषी महसूस कर रही थी और उस अपराध बोध की वजह से वो यूरी का सामना भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। ऊपर से किफर पूरे दिन गायब रहता है। वो न स्कूल आता है, न एक बार फोन करता है और जेजे के कॉल्स का भी जवाब नहीं देता। रात होते होते जेजे ज्यादा सोचने लगती है। उसे लगने लगता है कि कहीं किफर ने उससे रिश्ता सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाया था कि बाद में उसे छोड़ दे। तभी उसका फोन बजता है। फोन किफर का होता है। वो बताता है कि उसे उसकी बहुत याद आई और फिर आधे जलन के साथ पूछता है कि जब वो आसपास नहीं था तो क्या वो यूरी के करीब आई। जेजे उसके सवाल को नजरअंदाज कर देती है और पूछती है कि वो पूरे दिन कहाँ था। किफर पूरी बात नहीं बताता। वो सिर्फ इतना कहता है कि कुछ चीजों में समय लग सकता है और वो बहुत जरूरी मामलों में फंसा हुआ है। जेजे जितना भी पूछती है वो पूरी सच्चाई बताने से बचता रहता है और उसे खुश रखने के लिए रोमांटिक बातें करने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि किफर अपने पिता की वजह से अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। 3 दिन पहले उसी रात जब किफर जेजे के साथ था, उसके पिता घर लौट आए थे। उन्होंने घर में तोड़फोड़ की, नौकरों को धमकाया और किफर के छोटे भाइयों केगन और किरण को भी धमकाया। उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर कायरेन की कस्टडी ले लेंगे और उनकी मां की सारी संपत्ति पर पूरा हक जमाएंगे। किफर के भाई बहुत डरे हुए थे। वो किसी भी हाल में अपने हिंसक पिता के पास वापस नहीं जाना चाहते थे। किफर खुद भी डरा हुआ था, लेकिन उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसका 18वां जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में है। जैसे ही वो 18 का होगा, वो कानूनी रूप से बालिग बन जाएगा। इसके बाद वो कोर्ट में कस्टडी के लिए केस करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उनका पिता उन्हें फिर कभी अलग न कर सके। उनकी मां की संपत्ति भी उन्हीं की रहेगी। अपने भाइयों को ढांढस बंधाने के बाद किफर ने अपने वकील राइटर को फोन किया और उसे अपने भाइयों की कस्टडी से जुड़े कानूनी कागजात और उनकी मां की संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा। अगले दिन जब जेजे, सीएन और आयरिस स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तभी एक काली वैन अचानक उनके सामने आकर रुक जाती है। कई आदमी बाहर निकलते हैं और उन्हें वैन के अंदर बैठने को कहते हैं। वैन के अंदर आयरिस की गर्लफ्रेंड एला पहले से ही बैठी होती है और बहुत डरी हुई दिखती है। वे आदमी कहते हैं कि वो वॉटसन परिवार से हैं और जोर देते हैं कि सबको वैन में बैठना होगा। वॉटसन नाम सुनते ही वो मान लेते हैं कि उन्हें जरूर किफर ने भेजा होगा, इसलिए वो बात मान लेते हैं। वैन उन्हें एक बड़े से हवेली में ले जाती है। वहां वे देखते हैं कि सेक्शन ई के बाकी सभी क्लासमेट्स पहले से मौजूद हैं। कुछ ही पलों बाद किफर के पिता मिस्टर काइजर वहां आते हैं और सबका स्वागत करते हैं। जब आयरिस पूछता है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, तो मिस्टर काइजर शांति से कहते हैं कि वे अपने बेटे किफर के दोस्तों के साथ लंच करना चाहते हैं और साथ ही एक जरूरी बात पर चर्चा भी करना चाहते हैं। उसी समय किफर और यूरी अपनी अपनी गाड़ियों में वहां पहुंचते हैं। दोनों को एक साथ आते देख जेजे का दिल घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि जब से उसकी यूरी से सगाई हुई है और किफर के साथ उसका रिश्ता शुरू हुआ है, तब से ये दोनों बार बार एक ही समय उसके सामने आ जाते हैं। उसके जज्बात पहले से भी ज्यादा उलझ जाते हैं। किफर के कहने पर उनके सारे दोस्त हवेली के अंदर चले जाते हैं,
लेकिन किफर चुपचाप जेजे को एक तरफ ले जाता है और उसे एक दूसरे कमरे में ले जाता है। अंदर पहले से ही यूरी, कीगन और किरण मौजूद होते हैं। किफर और यूरी जेजे को पूरी स्थिति समझाते हैं। किफर मानता है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता सबको यहाँ लाकर क्या योजना बना रहे हैं। इस समय उनकी सभी जिंदगियां खतरे में हो सकती हैं। इसी वजह से किफर जेजे से कहता है कि अगर कुछ भी गलत लगे तो वो तुरंत कीगन और किरण के साथ वहां से भाग जाए। ये सुनकर जेजे बहुत डर जाती है, फिर भी किफर के उसे भरोसा दिलाने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद यूरी कीगन और किरण को बाहर ले जाता है। किफर जेजे को कमरे में ही रोकता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। वो उससे कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी और वो जानता है कि हाल के दिनों में वो उसे ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन जैसे ही ये सारी परेशानियां खत्म होंगी वो वादा करता है कि वो उसे बहुत खुश रखेगा। जेजे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही किफर उसे फिर से गले लगाता है और उसके होंठों पर एक हल्का सा प्यार भरा किस देता है। इसके बाद किफर और जेजे वापस दूसरों के पास लौट जाते हैं जो लंच का मजा ले रहे होते हैं। सब हंस रहे होते हैं और एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही किफर के पिता कमरे में आते हैं माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है और सब चुप हो जाते हैं। किफर के पिता उससे उसकी पढ़ाई और निजी जिंदगी के बारे में सवाल करने लगते हैं। सम्मान से जवाब देने के बजाय किफर झल्ला जाता है और खुले तौर पर उनका अपमान करता है। फिर मिस्टर काइजर किफर की एक्स गर्लफ्रेंड की ओर मुड़ते हैं और तंज कसते हुए पूछते हैं कि क्या वो पहले किफर की गर्लफ्रेंड थी और अब क्या हुआ, क्या उनका ब्रेकअप हो गया। धीरे धीरे मिस्टर काइजर सिर्फ किफर ही नहीं बल्कि उसके सभी दोस्तों का भी अपमान करने लगते हैं। जब उनकी नजर जेजे पर पड़ती है तो वे उससे उसका नाम और उसके माता पिता के नाम पूछते हैं। जब जेजे बताती है कि वो जैस्पर और जेना की बेटी है तो मिस्टर काइजर तुरंत उसके माता पिता का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे जेना के चरित्र पर सवाल उठाते हुए हंसने भी लगते हैं। उनके मुताबिक जेजे के पिता जैस्पर उनकी टेलीकॉम कंपनी में एक शेयर होल्डर थे और उन्हें कभी पता नहीं था कि जैस्पर और जेना की कोई बेटी भी है। वे बेरहमी से जोड़ते हैं कि जेना एक अजीब किस्म की औरत थी, है ना। अपनी माँ का ऐसा अपमान सुनकर किफर पूरी तरह आपा खो बैठता है। वो गुस्से में अपने पिता पर चिल्लाता है और हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास तोड़ देता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। ये सब देखकर मिस्टर काइजर शांति से एक फाइल किफर के सामने रखते हैं और उससे उस पर साइन करने को कहते हैं। उस फाइल में किफर की माँ सेरेना की प्रॉपर्टी से जुड़े कागज होते हैं। मिस्टर काइजर चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाए। ये ट्रांसफर सिर्फ किफर के साइन से ही हो सकता है क्योंकि सेरेना ने कानूनी तौर पर अपनी सारी प्रॉपर्टी किफर के नाम पर रजिस्टर कर रखी थी। जैसे ही किफर 18 साल का होगा वो आधिकारिक रूप से उन सभी प्रॉपर्टी का अकेला कानूनी मालिक बन जाएगा। किफर साइन करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी उसकी माँ की मेहनत से बनी है और वो इन्हें किसी और को कभी नहीं देगा। तभी मिस्टर काइजर ठंडे अंदाज में उसे धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि या तो किफर प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे या फिर वो किफर के दोनों छोटे भाइयों को हमेशा के लिए ले जाएंगे और किफर उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। मिस्टर काइजर अपने आदमियों को इशारा करते हैं। तुरंत ही उनके आदमी आगे बढ़ते हैं और किफर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किफर जोरदार तरीके से मुकाबला करता है और उन पर हमला कर देता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। एक तरफ किफर के दोस्त होते हैं और दूसरी तरफ उसके पिता के हथियारबंद आदमी। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी में जेजे जल्दी से किफर के भाइयों को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देती है। इसी बीच मिस्टर काइजर के आदमी बंदूक के दम पर किफर के दोस्तों को काबू में कर लेते हैं और उन्हें बाहर घसीट कर ले जाते हैं, जहां मिस्टर काइजर पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। वे उन्हें धमकाते हैं और अपने सबसे छोटे बेटे केगन को सौंपने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि केगन कहाँ है। मिस्टर काइजर समझ जाते हैं कि जेजे ही किफर की कमजोरी है। वो अपने आदमियों को जेजे पर बंदूक तानने का आदेश देते हैं। उन्हें पता है कि जेजे जानती है कि लड़के कहाँ छिपे हैं। उससे सच उगलवाने के लिए मिस्टर काइजर अपने आदमियों को सबके सामने किफर को बेरहमी से पीटने का हुक्म देते हैं, जबकि उनके सभी दोस्तों पर बंदूक तनी रहती है। ये देखकर जेजे होते हुए मिस्टर काइजर से किफर को चोट पहुंचाना बंद करने की गुहार लगाती है, लेकिन वो मना कर देता है। दोस्त बीच में आकर किफर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम रहते हैं क्योंकि सामने वाले लोग हथियारबंद होते हैं। मिस्टर काइजर एक बार फिर प्रॉपर्टी की फाइल किफर के सामने धक्का देकर रखते हैं और उसे साइन करने का आदेश देते हैं। सबकी जान बचाने के लिए किफर साइन ही करने वाला होता है, तभी जेजे उसे रोक देती है। वो सीधे हथियारबंद आदमियों की तरफ देखकर कहती है, अगर सच में तुम में हिम्मत है तो इसे गोली मार दो। तुम जानते हो कि तुम हमें सच में मार नहीं सकते। अगर स्कूल के छात्रों की हत्या होती है तो मिस्टर काइजर की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उनके शेयर होल्डर
अंदर भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। जेजे की बात बिल्कुल सही होती है। वे उन्हें धमका सकते हैं, उन्हें पीट सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते। इसके बाद मिस्टर काइजर ये कहकर कि वे उनसे फिर कभी मिलेंगे, अपने आदमियों के साथ वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जेजे ने सबकी जान बचा ली होती है। वहां मौजूद सभी छात्र जेजे की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन कीफर गुस्से से भर जाता है। वो जेजे पर चिल्लाने लगता है और उससे पूछता है कि क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि वे लोग कितने खतरनाक हैं। वो उसे बताता है कि उसके पिता के आदमी पेशेवर हत्यारे हैं और किसी को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जेजे को चेतावनी देता है कि अगली बार कोई भी कदम उठाने से पहले उसे उससे सलाह लेनी चाहिए। सबके सामने कीफर का उस पर चिल्लाना जेजे को अंदर तक तोड़ देता है। बंदूक की नोक पर भी बिना डरे खड़ी रहने के बाद उसे तारीफ मिलने की जगह डांट सुननी पड़ती है। गुस्से में और अंदर से आहत होकर वो रात तक कीफर के सभी कॉल्स को नजरअंदाज करती रहती है। आखिरकार कीफर सीएन को मैसेज करता है कि अगर जेजे 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो वो एंजेलो से उसके बारे में बात करेगा। जब जेजे सीएन के फोन पर यह मैसेज देखती है तो वो तुरंत बाहर भागती है। कीफर उसे अपनी कार में खींच लेता है और उसे एक शांत जगह पर ले जाता है। वहां वो उस पर चिल्लाने की माफी मांगता है। वो समझाता है कि वो उसकी जान को लेकर सच में बहुत डर गया था। उसके पिता के आदमियों को एक बार आदेश मिल जाए तो वे किसी को मारने में हिचकिचाते नहीं है। इसी वजह से उसके अनुसार उसका गुस्सा बेकार नहीं था। फिर भी वो दिल से जेजे का धन्यवाद करता है कि उसने उसके भाइयों और सभी की जान बचाई। लेकिन जेजे जवाब चाहती है। वो पूछती है कि कीफर और उसके पिता के बीच असली समस्या क्या है। तब कीफर आखिरकार अपना दिल खोलता है। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे अपने जैसा बनाना चाहते थे, एक निर्दयी और हिंसक इंसान जो बिना दया के दूसरों को नुकसान पहुंचाए। कुछ समय तक कीफर लगभग वैसा ही बन गया था। उसने अपने क्लासमेट्स को पीटना शुरू कर दिया था। तभी एंजेलो ने दखल दिया और उसे सिखाया कि असली ताकत का इस्तेमाल अपने प्रियजनों और दोस्तों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को डराने के लिए। इसके बाद कीफर ने अपने पिता की बात माननी बंद कर दी और एंजेलो से सही तरीके से मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। उसी दिन से उसके पिता उससे नफरत करने लगे। घर में उसके पिता पैसे और संपत्ति को लेकर उसकी मां को लगातार मारते थे। आखिरकार उसकी मां कीफर और कायरेन को लेकर दूसरे घर चली गई। कुछ दिनों बाद उनके सबसे छोटे भाई केगन का जन्म हुआ। कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उनके पिता ने उन्हें फिर ढूंढ लिया और फिर से अत्याचार शुरू कर दिए। एक दिन अपनी मां को बचाने की कोशिश में कीफर ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया। इसके जवाब में उसके पिता ने उसे बेरहमी से पीटा और उसकी मां के साथ बुरी तरह मारपीट की। उसी दिन उसके पिता ने उसकी मां को उसकी आंखों के सामने मार डाला। कीफर उसे बचा नहीं सका। इसके बाद उसके पिता उनके सबसे छोटे भाई केगन को अमेरिका ले गए। कई सालों बाद जब केगन अब और अत्याचार नहीं सह सका तो वो वहां से भागकर उनके पास वापस आ गया। अब इतने सालों बाद उनके पिता फिर से उनकी जिंदगी में लौट आए हैं। कीफर जेजे से कहता है कि उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने बेबस होकर मरते देखा था। वो उसे बचा नहीं सका, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाइयों को जरूर बचाएगा। कीफर की जिंदगी की कहानी सुनकर जेजे रोने लगती है। वो उससे कहती है कि उसे कभी पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतना दर्द भरा हुआ है। उसे लगता था कि उसकी अपनी जिंदगी बहुत दुखी है, लेकिन उसके मुकाबले उसने बहुत कम सहा है। उसे रोते देखकर कीफर उसे सांत्वना देता है और चेतावनी देता है कि वो उसके पिता का दोबारा कभी सीधे सामना न करे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसके बाद कीफर जेजे को घर छोड़ देता है और चला जाता है। जेजे सोचती है कि वो चुपचाप अंदर जाकर सो जाएगी, लेकिन आयरिस उसे रोक लेता है। उसे पहले ही समझ आ चुका है कि जेजे और कीफर एक रिश्ते में है। वो उससे कहता है कि वो कीफर से दूर रहे। आयरिस के मुताबिक कीफर सिर्फ बदला लेने के लिए उसके करीब आ रहा है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। जेजे उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तब आयरिस उससे एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या कीफर ने कभी उससे कहा है आई लव यू इन्फिनिटी एंड फॉरएवर। ये शब्द सुनते ही जेजे सन्न रह जाती है। आयरिस को वही लाइन कैसे पता है? तभी आयरिस उसे सच्चाई बताता है। कीफर ने बिल्कुल यही शब्द एला से भी कहे थे। वो उसे चेतावनी देता है कि कीफर उसे धोखा दे रहा है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। जेजे पूरी तरह टूट जाती है। उसका दिल दर्द से भर जाता है जैसे ही ये सच्चाई उसके अंदर उतरती है। और इसी दर्दनाक खुलासे के साथ एपिसोड 4 का अंत होता है।